लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने की। गौरव गोगोई ने कहा कि वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नहीं है, न ही कांग्रेस पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मजबूरी हुई। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर होते हैं या स्पीकर की चेयर पर जो बैठते हैं, उनसे यह उम्मीद होती है कि भेदभाव नहीं करेंगे। कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने की मांग की है। लोकसभा में पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की अनुमति दी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 10 घंटा निर्धारित हुआ है। कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। राज्यसभा चुनाव में 5वें उम्मीदवार महागठबंधन के प्रत्याशी एडी सिंह की जीत के लिए आज तेजस्वी यादव ने तमाम एनडीए विरोधी दलों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में एआईएमआईएम के साथ साथ बीएसपी के भी विधायकों को बुलाया गया है। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि अपने 5वें उम्मीदवार एडी सिंह की जीत के तय के लिए यह बैठक बुलाने के पीछे तेजस्वी यादव की मंशा यह है कि खास रणनीति बनाई जाए ताकि उनके जो 5वें उम्मीदवार इस मैदान में खड़े हैं राज्यसभा के चुनाव में, उसके लिए जीत की राह आसान की जाए। हालांकि जहां एक तरफ महागठबंधन को अपनी सीट को पाने के लिए 5 विधायकों की जरूरत है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए को अपनी सीट पाने के लिए 3 विधायकों की ही जरूरत है। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना से भी इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार अपने विधायकों के साथ और तमाम जो गठबंधन के साथी है उनके साथ मिलकर इस 5वीं सीट पर अपनी हक जता रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम ने यह शर्त रखी है कि वो विधायकों का समर्थन तभी करेगा तब कि उसे एमएलसी की एक सीट महागठबंधन की तरफ से दी जाएगी। लेकिन अब देखना है कि इस बैठक में क्या तय होता है और किस तरीके की रणनीति तेजस्वी यादव बनाते हैं। कैमरामैन सनी साथ अमिताभ ओझा, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अधूरे काम को पूरा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान सुपौल पहुंचे और वहां पर जो सरकारी योजनाएं चल रही है, सबसे पहले उन्होंने उसका निरीक्षण किया और उसके बाद कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान कई सीमांचल के कई जिलों में निकल चुके हैं। आज वो सुपौल में हैं, कल वो किशनगंज और अररिया में रहेंगे। परसों यानी 12 तारीख को वह पूर्णिया में जाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि अपने 4 दिनों के समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 8 जिले को कवर करेंगे। ये वो बचे हुए जिले हैं जो पहले नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान नहीं गए थे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीखों का बहुत जल्द ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ दूसरे राज्यों में चुनाव होने उसके भी ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि 2 दिनों तक चुनाव आयोग की टीम, जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में समीक्षा बैठक की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तभी राजनीतिक दलों से उनसे उनकी राय जानी और तमाम जो समीक्षा बैठक में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चुनौती हैं, इसकी समीक्षा बैठक की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है प्रमुख तौर पे पश्चिम बंगाल में खासकर कानून व्यवस्था को लेकर कई राजनीतिक दलों ने सवाल खड़े किए हैं और चुनाव आयोग ने ये बात दोहराई है बहुत प्रमुखता से कि हर हाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पश्चिम बंगाल में कराया जाएगा। किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक दल को या किसी तरह से किसी मतदाता को डराने की कोशिश जो करेगा तो उसकी कड़ाई से पालन किया जाएगा। और ये भी कहा है कि बड़ी संख्या में केंद्रीय पुलिस बल की भी तैनाती होगी। तो अब देखना होगा पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चुनाव संपन्न होते हैं और सबको इंतजार है तारीखों के ऐलान का कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। मिडिल ईस्ट में भीषण संघर्ष जारी है, युद्ध का माहौल है और इसका असर
मुंबई समेत बाकी बड़े शहर और देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। खास करके जो रेस्टोरेंट चेन है उसकी गैस सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की जो सप्लाई है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है, उसे बंद कर दिया गया है। मुंबई में दो तरीके की गैस की सप्लाई की जाती है रेस्टोरेंट में और घरों में। एक तो है गैस पाइपलाइन, वहाँ पर इतनी स्थिति फिलहाल काबू में है, लेकिन जहाँ पर भी सिलेंडर के जरिए आपूर्ति की जाती है इस तरीके के रेस्टोरेंट के किचन में, वहाँ पर सप्लाई बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और सरकार ने भी जो कमर्शियल सिलेंडर है उसको बंद कर दिया गया है। और होटल इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बंद कर दी गई सप्लाई, लेकिन ये स्थिति कब सुधरेगी और उसको कैसे सामान्य किया जाएगा, इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। कैमरा पर्सन अजमेर सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। एलपीजी गैस को लेकर अब देश के अलग अलग हिस्सों के बाद बिहार में भी इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। जो कमर्शियल सिलेंडर जो 19 kg वाला था, जो होटलों में या फिर कमर्शियल यूज़ में सप्लाई होता था, उसकी आपूर्ति यहाँ भी बंद कर दी गई है अगले आदेश तक। हालांकि इस बीच जो डोमेस्टिक कस्टमर हैं उनके लिए ये नियम बनाया गया है कि पहले जहां 21 दिन में दोबारा नंबर लगता था, वहीं अब उनकी अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है और उसकी सप्लाई की जा रही है। लेकिन अगर बात करें वैसे कस्टमर के जिनके पास कार्ड नहीं है, जो ब्लैक में सिलेंडर खरीदे थे, उसकी कीमत अभी यहाँ पर जो 1020 रुपये है, लेकिन उसकी कीमत उन्हें करीब 2000 रुपये तक चुकानी पड़ रही है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग में डिमांड हो गई है। खासकर होटलों और रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो लगातार जो कमर्शियल सिलेंडर के बंद होने के बाद उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। हालांकि जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में पर्याप्त भंडार है और ग्राहकों को पैनिक होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपूर्ति है, जो जिनके जो राशन कार्ड, जिनके पास डोमेस्टिक कार्डधारी हैं, जो रजिस्टर्ड ग्राहक हैं, उनके लिए अभी इसकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद है। लेकिन जो कमर्शियल है, क्योंकि ये केंद्र सरकार का निर्देश है, कमर्शियल जो सिलेंडर यूज़ करते हैं उनके लिए ज़रूर चिंता की बात है, क्योंकि अगले आदेश तक उसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। कैमरा लिखा था अमिताभ पूजा, पटना। राजस्थान में भी अब कमर्शियल के साथ घरेलू गैस उपभोक्ताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने जहां कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया है, उसका ये कहना है कि पहले घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस पर्याप्त मात्रा में वक्त पर मिल जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता के घर पे भी बुकिंग के बाद गैस नहीं आ रही है, तो वे गैस एजेंसियों के बाहर यहाँ पर आ रहे हैं और चाहते हैं कि इन्हें वक्त पर गैस दे दिया जाए। खासतौर पर उन लोगों की परेशानियां बढ़ गई है जिनके एक सिलेंडर है, और जब कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को ही रोकने का निर्देश इन लोगों के पास पहुंच चुका है, तो ये अब समझ नहीं पा रहे हैं। जो होटल मालिक हैं, जो ढाबे रेस्टोरेंट मालिक हैं, वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब उनकी गैस का सिलेंडर 1-2 दिन में ख़त्म होगा, उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से वे अपने ढाबों का, होटल का संचालन करेंगे। और यही कारण है कि ये लोग सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से फिर से गैस की सप्लाई को सुचारू कर दे, ताकि इन लोगों की परेशानियां खत्म हो। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं एशियाई देशों में, खाड़ी मुल्कों में, उसके बाद इतना आसानी से यह पूरा समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। हाल ही में गैस के दाम बढ़ा दिए गए हैं, बात चाहे घरेलू गैस की हो चाहे कमर्शियल गैस की हो, बावजूद इसके इन लोगों को राहत मिलती यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और कई जगह एजेंसियों के पास आकर लोग अपनी शिकायतें भी करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सिगोहाना गांव में एक किसान की बेटी के यहाँ शादी में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हरियाणा में किसान भाई संजय मलिक जी की बेटी तन्नू की शादी में उनके निमंत्रण पर पहुंचा था। बहुत आत्मीय स्वागत, परिवार वाली मोहब्बत और बहुत ही स्वादिष्ट खाना वो तो होना ही था, और अन्नदाता के घर का जो भोज था। वहीं उन्होंने कहा कि नवविवाहित दंपत्ति को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं, उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। और संजय जी के पूरे, जो संजय किसान थे जिनके यहाँ वो गए थे, उनके पूरे परिवार को बधाई दी। आपको याद करा दें, 2023 में इन्हीं संजय किसान के यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे थे और वहाँ उनके खेत में खेती के गुर सीखे थे। धान रोपण करना, धान कैसे रोपित किया जाता है, वो वहाँ पर उन्होंने सीखा था। कैमरामैन प्रहलाद के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कल भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आज एक पोस्टर लगाते हुए लखनऊ में कल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ
अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी को लेकर पहले से ही उत्तर प्रदेश के तमाम सारे हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी ऐलान किया है कि कल वो विधानसभा के पास गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करेंगे। इस पोस्टर के जरिए मौलाना को चेतावनी भी दी गई है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें मालूम हो जाता कि उन्होंने क्या किया है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इस पोस्टर को भाजपा मुख्यालय के सामने से हटा दिया गया। इस मामले को लेकर के तमाम सारे हिंदू संगठन पहले से ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे और कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के गो प्रतिष्ठा जन जागरण अभियान को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने 26 शर्तों के साथ आयोजन को मंजूरी दी है। ये आयोजन पासी किला चौराहे पर सांस्कृतिक स्थल पर होना है। शर्तों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी धर्म जाति के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा, किसी भी राजनीतिक या धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यही नहीं, नाबालिग बच्चों से विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे। केवल पारंपरिक ध्वजदंड को ही आयोजन में अनुमति मिलेगी। किसी भी अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदारी आयोजकों की ही होगी। अनुमति में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन आयोजन के दौरान किया जाता है तो अनुमति स्वतः ही रद्द मानी जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में पिछले दिनों पड़ रही सामान्य से ज्यादा गर्मी, यहाँ तक कि 10 डिग्री तक सामान्य से ज्यादा तापमान के बाद अचानक से कश्मीर घाटी में मौसम एक बार फिर से बदल गया है और घाटी में श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम से कई जगहों पर बर्फबारी देखी जा रही है, जिसके चलते न केवल तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है बल्कि जो पानी के किल्लत यहाँ पर हो गई थी बारिशें ना होने के कारण, वो भी अब यहाँ पर सामान्य होता नजर आ रहा है। क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि कम से कम 3 दिनों तक ये बारिशों का सिलसिला मैदानी इलाकों में श्रीनगर सहित जारी रहेगा और जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर सोनमर्ग, गुरेज, गुलमर्ग के जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ पर 3 दिनों तक अगले 72 घंटे के दौरान और भी बर्फबारी देखी जा सकती है, जिसके चलते जो यहाँ पर घाटी के अंदर पानी की किल्लत काफी ज्यादा हो गई थी और साथ ही साथ जो भीषण गर्मी मार्च के पहले ही दिनों में देखी जा रही थी, उससे लोगों को राहत भी मिली है और मौसम थोड़ा सा वापस सामान्य की तरफ यहाँ पर लौटता नजर आ रहा है। कैमरामैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पश्चिम बंगाल से जुड़ी याचिकाओं पर आज फिर सुनवाई हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये दलील दी गई कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं और एसआईआर के ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एक व्यवस्था जरूरी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एपीलेट ट्राइब्यूनल की व्यवस्था की है। ये एपीलेट ट्राइब्यूनल कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाएंगे और इसमें सर्विंग और रिटायर्ड जजेस होंगे। इसका पूरा खर्च इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहन करेगा और ये एपीलेट ट्राइब्यूनल उन तमाम मामलों को सुनेगा जिसे जुडिशियल ऑफिसर्स अपने स्तर पर रिजेक्ट कर देते हैं। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल ऑफिसर्स उतार दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने ये तय किया है कि समय आ गया है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है कि देर रात बवाना में 2 एनकाउंटर यानी 2 अपराधियों पे जो खासकर वांटेड थे, बवाना में एक बिजनेसमैन की हत्या के आरोप में, जिनकी तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही थी और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बवाना की तरफ आने वाले हैं और उसके बाद एनकाउंटर करके उनको पकड़ा गया है। जो इसके लीडरशिप में नेतृत्व में ये ऑपरेशन हंटिंग चलाया गया था, डीसीपी हरेश्वर स्वामी आउटर नॉर्थ, उनके नेतृत्व में इन आरोपियों को पकड़ा गया है। ये भी बताया गया है कि जो रविंद्र उर्फ मध्य दिलाल, जो कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था और इसके साथ साथ सरजाज जो साहू था वो भी इसमें शामिल था। इसके अलावा विकास कुमार और समीस मुजारी, इनको पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इसके अलावा एक और अन्य आरोपी जो है गाजियाबाद का है, ऐश्वर्या पांडे, उसको भी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि इस ऑपरेशन के पास कहा जाए कि जब ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो इनके पास से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, दिल्ली।